नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने फैमिली जीएस मीडिया में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रमंडल, जिसे हम लोग कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं। आज हम समझेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, उसका उद्देश्य क्या था तथा भारत ने इसको कब ज्वाइन किया। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रमंडल खेल है क्या। क्या है दोस्तों? राष्ट्रमंडल एक ऐसे देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे, अर्थात इसमें ज़्यादातर देश वो देश हैं जो कभी न कभी जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा है। आइए जानते हैं ये कितने देश हैं। ऐसे 53 देश हैं। तो ये संगठन कितने देशों का समूह है? ये 53 देशों का समूह है। ये समय के साथ साथ इसमें संख्या की बढ़ोतरी भी होती रहती है और घटती भी रहती है। और किसी नए देश ने इसको ज्वाइन कर लिया तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी, और किसी देश को इससे सस्पेंड कर दिया गया या किसी देश ने अपने मन से इसकी सदस्यता को हटा दिया या ग्रहण नहीं किया तो उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये संख्या हमेशा घटती रहती है और बढ़ती रहती है। लेकिन इसमें 2 देश ऐसे देश हैं जो कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहे, लेकिन तब भी वो राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा है। जानते हैं कौन कौन से देश हैं? पहला देश है मोजाम्बिक, जिसने 1995 में राष्ट्रमंडल खेलों को ज्वाइन किया, और दूसरा है रवांडा, जिसने 2009 में राष्ट्रमंडल खेलों को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आती हैं। पहला, अगर कोई बाहरी देश है और वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं भी रहा है, तब भी अगर वो राष्ट्रमंडल खेलों को ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी मेंबरशिप ले सकता है और उसको ज्वाइन कर सकता है। और दूसरी बात, अगर कोई देश ब्रिटिश शासन के अधीन रहा भी है और उसकी इच्छा नहीं है राष्ट्रमंडल खेलों को ज्वाइन करने की, तो वो इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको ये ज्वाइन करना ही करना है। ये उसके ऊपर इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे अमेरिका, यूएसए एक समय था, यूएसए भी ब्रिटेन के अधीन था। ब्रिटिश सरकार ने यूएसए के ऊपर भी शासन बनाया है, लेकिन यूएसए ने बहुत ही जल्दी अपनी फ्रीडम हासिल कर ली और बहुत ही जल्दी अपने आप को डेवलप कर लिया, इसलिए उसने कभी भी राष्ट्रमंडल खेलों को ज्वाइन नहीं किया। तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, अगर कोई देश ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं भी रहा है तो भी वो ज्वाइन कर सकता है। अगर वो ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको ज्वाइन करना ही करना है। अब आइए जानते हैं इसका पहला आयोजन कब हुआ। इसका पहला आयोजन 1930 में हैमिल्टन शहर में हुआ, जो कि कनाडा में है। पहला राष्ट्रमंडल कब खेला गया? 1930 में खेला गया। कहाँ खेला गया? हैमिल्टन शहर में खेला गया, जो कि कनाडा में है। अब जानते हैं इसके आयोजन के बारे में। इसका आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका आयोजन होता है 4 वर्षों के बाद। हर 4 वर्षों के बाद इसका आयोजन होता है। और दूसरी बात, एक चीज और देखते हैं, 2 ओलंपिक के मध्य, हर 4 सालों में या 2 ओलंपिक के मध्य। अब इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2020 में ओलंपिक हुआ, उसके पहले 2016 में ओलंपिक हुआ, 2020 के बाद अगला ओलंपिक कब होगा? 2024 में। अब जानते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ। 2016 और 2020 के बीच में जो वर्ष आता है 2018, यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल हुआ। इस साल राष्ट्रमंडल खेल हुआ। और 2020 और 2024 के बीच में जो साल आएगा वो आएगा 2022। 2022 में भी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है। तो सीधी सी बात यहाँ पे है कि 4 वर्षों के बाद इसका आयोजन होता है या फिर 2 ओलंपिक के मध्य होता है।
अब जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय लंदन में है। कोई भी संगठन है उसका मुख्यालय भी होगा, तो इसका मुख्यालय लंदन में है। संयुक्त राष्ट्रशाही, संयुक्त राष्ट्रशाही। और इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख या फिर इसके अध्यक्ष कौन है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इसकी प्रमुख हैं। हालांकि वो केवल नाम के लिए इसकी प्रमुख हैं, नाम के लिए इसकी अध्यक्ष हैं। पूरा कार्यभार जो होता है, पूरा जिम्मेदारी जो होती है वो इसके महासचिव और अन्य कार्यकारी अधिकारियों के ऊपर होता है। लेकिन अगर बात प्रमुख की जाएगी तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इसकी प्रमुख हैं या इसकी अध्यक्ष हैं। अब जानते हैं इसके महासचिव कौन हैं। तो इसके महासचिव हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। वर्तमान में जब वीडियो में बना रहा हूं तो उस समय इसके महासचिव कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। और पूरी जिम्मेदारी, पूरा कार्यभार, पूरा जो देखरेख होती है वो इन्हीं के अंडर में होती है। अब आइए जानते हैं 1998 में एक राष्ट्रमंडल खेल खेला गया। कहाँ खेला गया? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर जो कि कहाँ पे है? मलेशिया में। इसमें क्या खास हुआ आइए जानते हैं। इसमें पहली बार क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल को शामिल किया गया। अर्थात 1998 के पहले जो भी राष्ट्रमंडल खेल खेले जाते थे उसमें क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन 1998 में जो राष्ट्रमंडल खेल खेले गए, कहाँ खेले गए? कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है। इसमें क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल को शामिल किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जानते हैं भारत की सदस्यता के बारे में। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? 1949 में। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। अब भारत की ओर से पहला जो मेडल था वो कब आया? भारत की ओर से पहला मेडल 1934 में राशिद अनवर ने दिलाया कुश्ती में। ये कौन सा मेडल था? ये था कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। 1934 का राष्ट्रमंडल जो खेला गया उसमें भारत को पहला मेडल मिला और पहला मेडल दिलाया किसने? राशिद अनवर ने। राशिद अनवर ने दिलाया, किसमें दिलाया? कुश्ती में। वो मेडल कौन सा था? कांस्य पदक था, ब्रॉन्ज मेडल था। अब जानते हैं भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो पहला गोल्ड मेडल 1958 में मिल्खा सिंह। आप सभी लोग मिल्खा सिंह से परिचित होंगे। एक मूवी आई थी इनके ऊपर, भाग मिल्खा भाग, बहुत ही शानदार मूवी है। तो मिल्खा सिंह ने 440 मीटर की दौड़ में 440 मीटर की दौड़ में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। तो पहला गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया? मिल्खा सिंह ने। किसमें दिलाया? 440 मीटर की दौड़ में। अब बात करते हैं मेजबानी की। भारत ने इसकी मेजबानी कब किया? 2010 में। 2010 का वो दौर था, वो समय था जब भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया। कहाँ पे किया? नई दिल्ली।
नई दिल्ली। 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की नई दिल्ली में। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका उद्घाटन भी हुआ और इसका समापन भी हुआ। अब जानते हैं कि 2010 में भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए। तो 2010 में भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और भारत को 101 मेडल हासिल हुए, जिसमें 38 गोल्ड थे, 27 सिल्वर थे और 36 ब्रॉन्ज थे। 2010 में जो भारत ने राष्ट्रमंडल खेल खेला अपनी मेजबानी में, उसमें भारत ने 101 मेडल हासिल किए, जिसमें 38 थे उसके स्वर्ण पदक और 27 थे उसके रजत पदक और 36 थे उसके कांस्य पदक, जिसको ब्रॉन्ज मेडल के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया? वो था गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा था? भारत ने इसमें 66 मेडल हासिल किए। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें भारत ने 66 मेडल हासिल किए। इसमें क्या था? 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज थे। कुल मिला के कितने हुए? 66। अब जानते हैं कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होना है वो कहाँ होना है? दो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला जाएगा? ये बर्मिंघम में खेला जाएगा। बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है। तो दोस्तों 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला जाएगा? बर्मिंघम में खेला जाएगा, जो कि इंग्लैंड में है। आइए जानते हैं 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? वो होगा बर्मिंघम, इंग्लैंड में। तो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल खेले जाएंगे वो कहाँ खेले जाएंगे? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल को बनाने का एक उद्देश्य है, एक क्या कई उद्देश्य हैं और उसके कार्य भी हैं। तो आइए जानते हैं उसके उद्देश्य और कार्य के बारे में। राष्ट्रमंडल के जो भी देश सदस्य हैं वहाँ पे राष्ट्रमंडल को कुछ चीज़ें मेंटेन करनी होती है, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला, राष्ट्रमंडल को देखना होता है कि वहाँ पे लोकतंत्र अच्छा हो, लोकतंत्र को बढ़ावा मिले। दूसरा, साक्षरता, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, वहाँ के लोगों में साक्षरता हो। तीसरा, मानवाधिकार, राष्ट्रमंडल को ये भी देखना होता है कि जो भी उसके सदस्य देश हैं वहाँ पे मानवाधिकार का हनन ना हो, जो भी मानव के अधिकार हैं उनका हनन ना हो। और चौथा, विश्व में शांति स्थापित करना है, विश्व शांति। तो जो भी देश इसके सदस्य हैं वहाँ पर साक्षरता अच्छी होनी चाहिए, मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए, वहाँ पे लोकतंत्र अच्छा होना चाहिए, लोगों का जीवन स्तर बढ़िया होना चाहिए। ये सब चीज़ें राष्ट्रमंडल को अपने सदस्य देशों में देखना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हुई होगी और आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।
तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।